Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6. Student, हमने पार्ट 1 में SST के पार्ट 1 में हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ इस लेसन के कुछ टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाउ डू वी स्टडी द पास्ट। हाउ डू वी स्टडी द पास्ट, हम पास्ट की स्टडी कैसे कर सकते हैं। मेनी पीपल, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फिजिक्स एंड अदर हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स दैट हैपन लॉन्ग एगो विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे सकते हैं या उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा है ना, उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। और आर्कियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और जूलॉजिस्ट है, मतलब ऐसे जियोलॉजिस्ट है, ऐसे बहुत से जो स्कॉलर्स लोग हो चुके हैं जिन्होंने पास्ट के बारे में रिसर्च किया है, पास्ट के घटना क्या हुए थे उस काल में, उनकी सारी जानकारी उन्होंने किसी ना किसी अलग अलग रूप में उन्होंने उसको उसको जमा करके उन्होंने रखा है। तो इन सब चीज़ों से हमें इन सब सोर्स से हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प होती है। Historians and archaeologists are scholars who study our past using various sources and methods. जो इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मतलब ऐसे बहुत सी स्टडी की थी अपने पास्ट के बारे में, जिसका हमें आज मतलब यूज होता है उन सब मतलब अपने पास्ट की हिस्ट्री को जानने के लिए। The archaeologists exhibit sites of ancient and medieval civilizations and examine the remains of their buildings, tools and other objects and interpret them for us. जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने प्राचीन और मध्ययुगीन काल के जो चीज़ें थी जैसे बिल्डिंग्स है, उस काल के जो हथियारे जो थे या फिर जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स, छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनको उन्होंने एग्जामिन करके उस पर उन्होंने स्टडी करके उस काल की जो हिस्ट्री थी वो उन्होंने निकाली थी। इसके बाद हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की कौन कौन से स्रोत है। सोर्सेस आर क्लूज दैट हेल्प इन पुटिंग द पास्ट टुगेदर। वी लर्न अबाउट आवर पास्ट फ्रॉम टू ग्रुप्स ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। मतलब जो सोर्सेज, जो स्रोत थे या जो क्लूज थे, हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हेल्प करते थे, ऐसे जो स्रोत थे वो मतलब उसमें दो थे वो सोर्स, जो उसमें से पहला है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी। तो पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। Archaeological sources or materials remains of people who lived in the past, such as buildings, houses, pots and pans, monuments, coins, tools, jewelries, writings on stone walls and pieces of metal plates and food remains help in reconstructing the past. मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों से हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उस काल के, पुराने काल के जो बिल्डिंग्स थे बने हुए, जैसे फोर्ट्स थे या फिर कोई उनके यूज़ किए हुए पॉट्स, मतलब बर्तन वगैरह, या फिर पैन्स, जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स या उस काल के कॉइन्स, उन्होंने यूज़ किए हुए टूल्स, मतलब हथियारे, औजारे या फिर ज्वेलरीज, और राइटिंग किए हुए, मतलब पत्थरों पे लिखे हुए या दीवारों पे लिखी हुई कोई मतलब चीज़ें। तो इन सब से हमें हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होने में हेल्प होती है। इवन ब्यूरियल साइट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो हमें उस हिस्ट्री को जानने में मदद करती है जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। मतलब जो हिस्ट्री किसी भी लिखित स्वरूप में नहीं है, उस हिस्ट्री को जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो भी कुछ भागों में डिवाइड हुई है। उनमें से पहला है इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स,
सेकंड इज मॉन्यूमेंट्स एंड थर्ड इज कॉइन्स एडफिक्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इनमें हम सबसे पहला देखेंगे इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। Inscriptions are writing engraved on rocks, pillars, cave walls of forts, palaces and temples, and on clay and copper tablets। मतलब जो inscriptions है वो भी एक राइटिंग मतलब टाइप में होती थी, रिटर्न चीज़ों में होती थी, जैसे रॉक्स पर लिखी हुई या फिर पिलर्स पर कोई मतलब लिखी हुई जो चीज़ें होती थी उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और केव वॉल्स में मतलब गुफाओं की दीवारों पे, या फिर फोर्ट्स के मतलब किलों के दीवारों पे, या फिर पैलेसेस के ऊपर या टेम्पल्स के ऊपर, मतलब इन अलग अलग जो बिल्डिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन पर लिखी हुई जो जानकारी होती थी उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी हिस्ट्री को जानने के लिए। और दे टेल अस नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग देयर रीजन। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं या जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें उस काल के राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनके डेट्स, उनके काल, वो कौन से काल के राजा थे और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सब के बारे में हमें उससे इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी एज वेल एज द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल। और उन्हें वो जो इंस्क्रिप्शन है उनके थ्रू हमें उस राजा के काल के मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें थी उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। For example, the Ashoka inscriptions help us in ascertaining the principles of his Dhamma and the extent of his empire। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है कि सम्राट अशोक के काल में जो अशोका जो चीज़ थी या अशोका जो एक ग्रंथ था उसके हेल्प से हमें उनके कुछ नियम जो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, मतलब धम्मा जो एक धर्म है बौद्ध धर्म के ऊपर जो एक धम्मा जो एक बुक लिखी गई है उसके जो नियम है वो हमें इससे मतलब पता चलते हैं। और उनके जो एम्पायर था उनका सम्राट अशोक का जो राज्य था वो किस टाइप का था उसके बारे में हमें सब जानकारी उसमें से मिल सकती है। It is important to note that not all inscriptions were issued by kings. Many individuals as well as queens recorded their donations to religious sects and institutions in their inscriptions. वो इंस्क्रिप्शन में सिर्फ ना ही राजाओं के बारे में मतलब पता चलता था, सिर्फ राजा ही इतने मतलब महत्वपूर्ण नहीं होते थे या उन्होंने इतने महत्वपूर्ण काम नहीं किए थे, बल्कि उसमें रानियों के भी बारे में बहुत कुछ मतलब बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी जाती थी। और उनमें से हमें उस काल के रानियों के भी जो शौर्य के कार्य जो थे वो भी हमें जानने के लिए मिलते हैं। Inscriptions are reliable sources of history as they come to us in their original form. The study of inscription is known as epigraphy. जो इंस्क्रिप्शंस जो थे वो एक हिस्ट्री को जानने के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स थे और वो पूरे ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिलते थे। तो इस इंस्क्रिप्शन की स्टडी को ही एपिग्राफी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स। Old buildings of historical importance are known as monuments. They give information about people, their social life, religious beliefs and culture. जो पुरानी बिल्डिंगें थी जो हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री के ऐतिहासिक काल में जो पुरानी बिल्डिंगें जो थी उनको ही मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। और वो भी हमें उस काल के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनके धर्म रिलीजियस कैसे थे और कल्चर संस्कृति वगैरह कैसी थी, वो सब हमें उन ओल्ड मॉन्यूमेंट से जानने को मिलती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे द एग्जाबिशंस एट मोहनजोदड़ो, Harappa and other nearby sites have proved that a great civilization existed in the Indus Valley about 5000 years ago.
5000 सालों पहले जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे मतलब कुछ ऐसे साइट्स थे जिससे हमें बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान ऐसी संस्कृति हमें भारत की जो संस्कृति थी वो हमें वहां से देखने को मिलती है। The ruins of temples, forts, palaces, stoops, and residential complexes are some monuments that make the past come alive. और उसी काल में कुछ ऐसे बड़े बड़े और ओल्ड ऐसे टेम्पल्स थे और कुछ ऐसे फोर्ट्स, किले वगैरह या राजाओं के पैलेसेस थे, स्तूप थे और कुछ ऐसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे जो 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 बहुत ही ऐसे मतलब कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो थे जिससे हमें पास्ट के बारे में पूरी मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो बिल्कुल ऐसे मतलब इतिहास को जीवित रखने वाली चीजें हमें मतलब देखने को मिलती है, जिसको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सच में वो पास्ट था और वो सब चीजें देखने के बाद हमें ये महसूस होता है कि आज भी वो हिस्ट्री या अपना जो पास्ट है वो आज भी उनमें जिंदा है। द स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ड बाय अशोका एंड द Gupta dynasty respectively are important sources of history। जो स्तूप और मंदिरें जो थी जो अशोका ने अपने राज साम्राज्य के मतलब उनके काल में जो उन्होंने बनाई थी, अशोक सम्राट अशोक और गुप्त काल जो था उनके काल में जो स्तूप और टेम्पल्स बनाए गए थे वो आज भी हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्सेस है। इसके बाद हम देखेंगे कॉइन्स, आर्टफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। Archaeologists have found a large number of objects such as coins, tools, weapons, pots, statues, seals, paintings and jewelry belonging to different periods of history। हिस्ट्री के अलग अलग काल में आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग उस काल के अलग अलग कॉइन्स, उसमें उस काल के हथियारे या फिर कोई विपन्स वगैरह या उनके यूज किए हुए गए बर्तन, उनके काल में कौन कौन किस टाइप के बर्तन यूज होते थे या फिर स्टैचूज वगैरह और पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ये सब अलग अलग टाइप के अलग अलग राजा के पीरियड्स के वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जमा करके उनसे उस काल की हिस्ट्री हमें प्रोवाइड की है। दे शेड वैल्यूएबल लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। जो मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के काल में उनके प्रोग्रेस के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते थे वो थे कॉइन्स, और कॉइन्स के स्टडी को ही न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है। कॉइन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे हेल्प इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सिविल डायनेस्टीज एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल हु इशूड देम। मतलब कॉइन की स्टडी करने से हमें उस राजा मतलब जिस साम्राज्य के या जिस राजा के काल के वो कॉइन्स थे उनके डेट्स, उनकी शताब्दी और उनके जो रिलीजियस या कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थे वो सब हमें उनसे जानने को मिलते हैं। उन कॉइन से हमें वो जानकारी प्राप्त होती है। For example, the coins issued by Samudragupta tells us that he was a devotee of Vishnu and that he was fond of music। मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समुद्रगुप्त राजा समुद्रगुप्त जो थे उनके काल के जो कॉइन्स थे उनसे हमें ये देखने को मिलता है कि जो समुद्रगुप्त राजा जो थे वो एक विष्णु के मतलब विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा नाद था या बहुत ही ज्यादा उनको छंद था। The metal or alloy used to make these coins tell us about the scientific advancement made during that period। Coins were made of gold, silver, copper and other materials too। जो जिस राजा के काल में जो भी मतलब कॉइन्स थे वो ज़्यादातर मेटल्स के बनाए जाते थे, मेटल उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता था और उसके बाद में कॉइन्स जो थे वो फिर गोल्ड के भी बनने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ऐसे अदर दूसरे मटेरियल से भी कॉइन्स को बनाया गया। Artifacts means work of art made by humans such as pottery, statues, tools and ornaments।
These artifacts also gives us a lot of information about the cultural life of the people of the past. आर्टफैक्ट्स मीन्स क्या होता है? आर्टफैक्ट्स मीन्स जो ह्यूमंस जिस चीज़ों पर वर्क करते हैं, मतलब उस काल के जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या क्या वर्क किया था, जैसे पॉटेरी बनाना मतलब बर्तन के काम, या फिर स्टैचूज, या फिर उस काल की हथियारे औजारे जो भी थे, ऑर्नामेंट्स जो थे, उनके बारे में या उनके थ्रू जो भी हम हिस्ट्री जानते हैं या उन चीज़ों के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आर्टफैक्ट्स कहते हैं। और ये जो आर्टफैक्ट्स है ये इससे हमें उस काल के कल्चरल लाइफ मतलब उस काल की सांस्कृतिक जीवन कैसा था वो हमें इसमें देखने को मिलता है। The specimens of sculpture found at Takshashila that belong to the period of Kanishk throw light on the beauty of the Gandhara schools of art and its influence on Indian art। तो जो मतलब एक स्कल्पचर से हमें ये मिला जानकारी प्राप्त होती है कि तक्षशिला जो काल था वो कनिष्क मतलब कनिष्क राजा के काल में तक्षशिला जो एक मतलब एक बुक थी जिससे हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की जानकारी प्राप्त होती है। और तक्षशिला की जो भी बुक्स की या फिर जो भी पेंटिंग थी उसकी या उसका जो स्ट्रक्चर था वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूडेड ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर, long and short, written and oral. Historians estimate that writing began around 6000 BC. The most ancient form of writing was cuneiform। जो लिटरेरी सोर्स मतलब जो लिखित साहित्य या लिखित जो स्रोत थे इसमें मतलब अलग अलग तरीके के लिटरेचर थे, मतलब अलग अलग तरीके के साहित्य से वो लिखा गया था। वो लॉन्ग या शॉर्ट भी मतलब बड़े या फिर छोटे इसमें भी मतलब इसमें वो रिटर्न में लिखा जाता था। एक तो रिटर्न में भी होता था या ओरल में भी होता था। तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने मतलब जो राइटिंग की शुरुआत जो थी वो 6000 BC से की, मतलब 6000 बिफोर क्राइस्ट इरा, इससे उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी। द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज क्यूनिफॉर्म वेज शेप्ड मार्क्स मेड ऑन क्ले टैबलेट्स। तो वो जो राइटिंग जो थी वो ज़्यादातर क्ले टैबलेट्स पर मतलब मिट्टी के चीज़ों पर वो की जाती थी। ह्यूमंस डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। पीपल रिकॉर्डेड इवेंट्स एंड मेमोराइज बाय हैंड। These handwritten records are known as manuscript। They were written on rocks, parchments, palm leaves, bark of birch trees, clay tablets and later paper। मतलब उस काल में जो भी हैंड रिटन जो रिकॉर्ड्स थे वो सब जो उस काल में पेपर्स जो थे वो मतलब पेपर्स की निर्मित नहीं हुई थी, कागज़ की निर्मित नहीं होती। तो उस टाइम के जो इतिहासकार थे वो अपने जो भी चीज़ें या जो भी स्टोरीज थे वो अलग अलग तरीके से वो लिखित रूप में रखते थे। जैसे वो लोग पाम लीव्स पे लिखते थे, मतलब पाम के पेड़ों के पत्तों के ऊपर या फिर ट्रीज के पत्तों के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर, ये मतलब इस अलग अलग चीज़ों के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को लिख के रखते थे। The other form of literary sources available to historians are books, religious texts, accounts of foreign travelers and biographies। इसके बाद फिर जो कुछ और लिटरेरी सोर्सेस जो थे वो हमें हिस्टोरियंस के लिखे गए बुक्स के थ्रू या फिर उनके रिलीजियस टेक्स्ट मतलब धार्मिक के ऊपर जो बुक्स लिखते थे उनके थ्रू, या फिर फॉरेनर ट्रैवलर्स जो अपने इंडिया में आते थे और हमारे अपने इंडिया को विजिट देके वो जो भी इंडिया की जो सिचुएशन देख के वो अपने कुछ बुक्स लिखते थे, उनके थ्रू हमें अपनी जो लिटरेरी सोर्सेस जो थे इनसे हमें अपने पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। Even oral history is considered as a record। Literary sources are of two types, religious and secular। मतलब ये तो रिटर्न का था और ओरल हिस्ट्री भी हमें मतलब कुछ ऐसे उसका भी रिकॉर्ड हमारे इंडियन हिस्ट्री में वो बनाया गया है। उसमें भी दो टाइप्स है, एक है रिलीजियस और दूसरा है सेक्युलर।
पहला है रिलीजियस लिटरेचर। द राइटिंग विच आर रिलीजियस इन कॉन्टेस्ट एंड दे थीम आर टर्म्ड एज रिलीजियस लिटरेचर। दे मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। जो राइटिंग में जो धार्मिक बुक्स में जो कंटेक्स्ट थे, उससे उसके रिटर्न में हमें जो रिलीजियस के जो साहित्य थे वो हम कैसे थे उस काल में, वो हमें उससे जानकारी मिलती है। और दे में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, मतलब कौन कौन से धार्मिक जो कॉन्टेक्स्ट थे वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वैदिक लिटरेचर है, कौन कौन से लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर विच कंप्राइजेज द 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद और यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। मतलब वैदिक लिटरेचर एक साहित्य थे जिसमें हमें 4 वेद की जानकारी प्राप्त होती है। एक ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। और इसमें 2 इपिक्स भी है, जैसे रामायण और महाभारत। ये जो है वो 2 इपिक्स है। इस वैसे ही भगवत गीता और पुराण, इनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है रिलीजियस लिटरेचर में। और इसके बाद है पुराण ये जो है सिर्फ एक कोई इंफॉर्मेशन की कंटेंट नहीं है, बल्कि ये एक रिलीजियस, एक धार्मिक प्रैक्टिसेस है जो जिससे हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कि पुराणों में ये सब चीज़ों की जानकारी हमें दी गई है कि वो मतलब पास्ट के काल में अपने सोशल स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, वो सब हमें उनसे जानकारी, पुराण में से हमें जानकारी प्राप्त होती है। The 3 Tripitakas of the Buddhists and the Angas of the Jainas, beside being sacred religious texts, throw light on the economics and social changes taking place in North India just before the rise of the Mauryas. इसके बाद जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उससे हमें गौतम बुद्ध के काल के जो भी मोमेंट्स हुए थे उस टाइम पे, उन सब के बारे में हमें उससे जानकारी प्राप्त होती है। और इसी तरह जैन लोगों का जो एक ग्रंथ है जिसको अंगस नाम दिया गया है, उससे जो रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब जो धार्मिकता का जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है, वो उस इंफॉर्मेशन से हमें उनके काल के इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल चेंजेस के बारे में उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है सेक्युलर लिटरेचर। बुक्स आर टेक्स्ट दैट आर नॉट ऑफ अ रिलीजियस नेचर आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। मतलब ऐसे बुक्स या फिर ऐसे लिखित चीज़ें जो मतलब जिसमें कोई रिलीजियस नेचर नहीं होता है, मतलब वो रिलीजन के बारे में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसे बुक्स को या ऐसे लिटरेचर को सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। बायोग्राफिक्स, ऑटोबायोग्राफिक्स आर कोर्ट क्रॉनिकल्स कंप्राइज सेक्युलर लिटरेचर। बुक्स सच एज द कौटिल्यज अर्थशास्त्र कंटेंट गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट। मतलब जैसे कोई बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, उनसे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। जैसे कोई बुक्स है, जैसे कौटिल्य की लिखित बुक है, या अर्थशास्त्र, या फिर कोई मतलब ऐसी कोई गाइडलाइन हमें किसी बुक से या उसकी इंफॉर्मेशन से हमें कोई गाइडलाइन मिलती है, जैसे गवर्नमेंट कैसे चलती है उसकी जो गाइडलाइन हमें मिलती है, उसको सेक्युलर लिटरेचर मतलब कहा जाता है। द मुद्रा रक्षा और ड्रामा रिटन बाय Vishakha Datta provides valuable information regarding the Nanda and the Maurya dynasty of ancient India. प्राचीन भारत में जो मतलब द मुद्रा रक्षा नाम का एक ड्रामा लिखा गया था, जो विशाखा दत्ता ने लिखा था, उससे हमें बहुत सी ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और नंदा साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के काल में, एंशिएंट इंडिया के काल में उनका राज्य, मतलब उनका कार्यभार कैसा था, उस काल में किस तरह का शासन था, वो सब इंफॉर्मेशन हमें इस द मुद्रा रक्षा नाम के ग्रंथ से हमें मिलती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि बाना भट्टा रोड द हर्षचरित विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग हर्षवर्धन,
हिज कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाणाभट्टा जो एक संत थे, जो एक लेखक थे, उन्होंने हर्षचरित नाम का ग्रंथ लिखा था। उससे हमें राजा हर्षवर्धन के जीवन काल की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। A number of foreign travelers, Greek, Romans, Chinese, Tibetans and Arabs visited India from time to time and left valuable accounts about the people, their lifestyles, customs and traditions. और उसके बाद बहुत से ऐसे फॉरेनर भी आए, जो फॉरेन मतलब बाहर के कंट्री के जो लोग ट्रैवलर्स जो थे अपने इंडिया में आए, और अपने इंडिया में उन्होंने वो ट्रैवल किया, अपने इंडिया के बारे में जो जानकारी उन्होंने प्राप्त की, वो सब उन्होंने अपने लिखे गए बुक्स में उन्होंने इसका उल्लेख किया। अपने इंडिया की जो कंडीशन थी उसके बारे में उन्होंने पूरे उसमें लिख के रखा। वो इंफॉर्मेशन भी आज हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। उस इंफॉर्मेशन में जो ट्रैवलर्स थे, जिन अपने इंडिया के बारे में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी, वो उस टाइम के कॉमन पीपल्स की, उनके कस्टम की, और उनके जो कल्चर थे उस वक्त कौन कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, खाने का टाइप क्या था, मतलब किस तरीके के खाना वो खाते थे, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने बुक्स में लिखी थी। इनमें से जो ट्रैवलर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे। ग्रीक से वो यहाँ अपने इंडिया में ट्रैवल करते हुए आए थे इंडिया की जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो जब आए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था अपने इंडिया पर। तो उन्होंने उनके बारे में अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इंडिका। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई थी। उसके बाद दो चाइनीज ट्रैवलर्स आए अपने इंडिया में चाइना से, जिसका नाम था फाक्जियान और जुआनजैंग। ऐसे दो चाइनीज ट्रैवलर्स अपने इंडिया में आए थे, और उन्होंने अपने इंडिया में आने के बाद बुद्धिज्म इस रिलीजन की बहुत अच्छी स्टडी की, और गौतम बुद्ध के काल की उन्होंने स्टडी की। बुद्ध धर्म कैसा है, उसके क्या विचार है उस धर्म के, तो ये सब उन्होंने जाना, और इसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अपने बुक में लिखा। फाक्जियान डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एंड गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुआनजैंग्स अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया towards the middle of the 7th century CE have proved very useful in reconstructing the history of India। तो ये जो दो चाइनीज जो ट्रैवलर थे, इनमें से जो एक था फाक्जियान, उन्होंने पाटलिपुत्र के पूरे जो मतलब गुप्त साम्राज्य के जो भी शासन था या उनका जो भी काल था उसके बारे में उन्होंने अपने एक बुक में लिखा। और दूसरे जो चाइनीज ट्रैवलर थे जुआनजैंग, उन्होंने उनके काल के राजनीतिक काल कैसा था, और रिलीजियस कैसे था, मतलब धार्मिकता कैसी थी, सामाजिक कंडीशन कैसी थी, वो सब उन्होंने अपने मतलब सेवन सेंचुरी के काल के जो भी चीज़ें थी उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करके वो उन्होंने अपने बुक में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखी थी। Chronicles are official record or accounts of a density and densities in a particular region. The Rajtarangini of Kalhan gives us information about the kings of Kashmir from the earliest times to the 12th century CE। इसके बाद जो क्रोनिकल्स यूज किया गया, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड को रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए उन्होंने मतलब उनके जो राजा उन काल में हो चुके थे, उनके साम्राज्य के उनके रीजन के जो जानकारी थी उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने क्रोनिकल्स का यूज किया था। The Rajtarangini of Kalhan gives us information about the kings of Kashmir from the earliest times of the 12th century CE।
जो एक राज तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ था जिसको कल्हण ने लिखा था, उसमें कश्मीर का जो किंग था उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, और उससे हमें कश्मीर के किंग की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो 12th सेंचुरी के राजा थे। Manuscripts called तलपत्रास in Sanskrit were written on easily pressable material। जो मनुस्क्रिप्ट है जिसको संस्कृत में तलपत्रास कहा जाता है, तो वो आराम मतलब इन सब जो हिस्ट्री के जो भी मटेरियल से जो भी जानकारी थी उनमें से उन्होंने आसानी से एक ग्रंथ उन्होंने बना लिया था या लिख लिया था। Many have been destroyed by insects or natural climatics, but a good number of these manuscripts have survived. These are preserved in temples and monasteries। ये जो भी मनुस्क्रिप्ट्स जो थे वो उसका जो यूज है वो ज़्यादातर टेम्पल्स के ऊपर या फिर मोनेस्टर्स के ऊपर मतलब वो लिखित स्वरूप में किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री इज अनदर सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। It refers to historical records that are based on the personal experience and opinions of the speaker. For example, folk tales, songs and myths. These are handed down from one generation to another orally। मतलब ओरल हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरियंस के थ्रू अलग मतलब दूसरे किसी और सोर्सेस से मिली हुई हिस्ट्री होती है, उसको ओरल हिस्ट्री कहा जाता है। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में किसी हिस्टोरियंस के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं। जैसे किसी के पर्सनल ओपिनियन से या फिर कोई पोयम्स है या फिर किसी मतलब कोई सॉन्ग्स के ऊपर या फिर फोल्क टेल्स के ऊपर जो भी मतलब जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन। Geography has played a vital role in shaping the history of the world and India। ज्योग्राफी जो है वो एक मतलब बहुत ही महान मतलब ये बहुत ही बड़ा रोल वो प्ले करती है अपने इंडिया की हिस्ट्री को या पूरी दुनिया की हिस्ट्री को जानने के लिए। इट डिटरमाइंस हाउ अ पर्टिकुलर एरिया डेवलप्स इंडिया एंड इट्स नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड Bhutan are together known as the Indian subcontinent because the combined topography। तो हमें ज्योग्राफी से हमें ये पता चलता है कि इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो ये सब जो कंट्रीज है ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स थे, क्योंकि मतलब वो जो कंबाइन करके एक टोपोग्राफी बनाए गए थे उसके हिसाब से ये जो जितने भी पास के जितने भी कंट्रीज है वो अपने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अपने जो इंडिया के कुछ जो रिवर्स है जैसे फर्टाइल रिवर, वैली, हाई माउंटेन्स है, उसके साथ ही डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, तो ये सब इंडिया में जो देखने को मिलते हैं इनकी भी जानकारी हमें ज्योग्राफी से मिलती है। In the north, the Himalayas acts as a natural barrier and the rest of the country is surrounded by water on three sides। The passes in the mountains act as routes allowing people to undertake journey for trade, battle and travel। जो नॉर्थ साइड में अपने इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय जो पर्वत है उसके तीनों साइड में पानी मतलब तीनों साइड में पानी ही पानी बना हुआ है। ये हमें ज्योग्राफी के मैप से और ज्योग्राफी के स्टडी से हमें पता चलता है। और जो कुछ मतलब ऐसे माउंटेन्स के रूट्स वगैरह है जिसकी अगर हमने उसके अंडर टेक से मतलब उसके अंडर से अगर हमने कोई जर्नी की मतलब प्रवास किया तो वो सब जानकारी जो है हमें ज्योग्राफी के थ्रू वो देखने को मिलती है। People moved from the northern part of the country to the south and vice versa, crossing the Vindhya mountains and the Deccan Plateau। Many nations have used sea routes along the coast of India for trade as well as for social and cultural interaction।
In the ancient times, people choose to live near rivers such as the Indus, Ganga and Narmada. मतलब अपने ज्योग्राफी के स्टडी से हमें ये पता चलता है कि अपने इंडिया में कितने रिवर्स है, कितने माउंटेन्स है, उनके नाम क्या क्या है, वो सब मतलब अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी से मिलती है। और जो ट्रेड करने वाले जो पीपल्स थे, मतलब जो बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले जो पीपल्स थे, वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें मतलब बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता था वो पानी के थ्रू, मतलब नदियों के थ्रू वो आसानी से कर सकते थे। इसलिए बहुत से जो व्यापारी थे उनको ज्यादातर नदियों के पास ही रहना पसंद था। तो जैसे कौन कौन से जो रिवर्स है, जैसे इंदुस है, गंगा है, नर्मदा है, तो ऐसे नदियों के पास में ही ज्यादातर बिजनेस करने वाले जो व्यापारी लोग थे वो इन्हीं नदियों के पास अपना मतलब ठिकाना वो बनाते थे। This was because the river provided water for people's needs. The land near it was fertile for irrigation, and it also served as a means of transport. As you progress in your study, you will understand how the geography of India brought about some of the most significant events in our history. तो इन सब जानकारी से हमें आपको ये पता ही, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें ज्योग्राफी भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और ज्योग्राफी से भी हमें, ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन से हमें हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर इनके आज के टॉपिक, आज के वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने देखे, उनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।